सेकंड क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, कनिष्क थे, धर्मपाल थे, पुलकेशिन द्वितीय थे। कौन थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक? और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहां पर? कहां पर है ये पहले तो आप मुझे ये बताओ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर है? इसके संस्थापक कौन थे? जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दो। भिवानी की धरती से राम राम। पिंटू महिला, बिल्कुल भाई, राम राम, सभी को राम राम। ए आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है। सी आंसर आ रहा है, बिहार आंसर आ रहा है। बिल्कुल सी आंसर आपका सही होने वाला है। क्या आंसर सही होगा इसका? धर्मपाल आंसर सही होने वाला है। क्या होने वाला है इसका? धर्मपाल आंसर सही होने वाला है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। कहां पर की थी? आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये बिहार के भागलपुर में। कहां पर? बिहार के भागलपुर में है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने आपकी इसकी स्थापना की थी। पाल वंश के शासक, ये पाल वंश का शासक था। किस वंश का? ये पाल वंश का शासक था। अब सबसे पहले हम बात करें पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में पाल वंश के शासक धर्मपाल ने बनाया था। किसने बनाया था? धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 61। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है। किस आपके अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? एक बार शेयर कर दीजिएगा भाई सभी लड़के। अनुच्छेद 365 बता रहे पंकज सिंह ठाकुर, 365 बता रहे हैं। देखते हैं आपका सही होता है या फिर गलत होता है। बी आंसर आ रहा है। एक लड़के ने आंसर कर दिया ना कि 365, तो फिर तो सभी लड़के 365 के पीछे चले जाते हैं। हो सकता है आपको आता भी होगा। आर्टिकल 365 बता रहे हैं। भी लॉक कर दो। गुड इवनिंग सर भाई, गुड इवनिंग सभी को। इसका आंसर आपका सही रहने वाला है। क्या रहने वाला है? अनुच्छेद 365 आपका इसका आंसर सही है। अनुच्छेद 365 के तहत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 365 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अब बात करें अनुच्छेद 55 क्या कहता है। अनुच्छेद 55 मैंने पढ़ा दिया, अनुच्छेद 61 भी मैंने पढ़ा दिया। इनकी फिर से बात करें कि अनुच्छेद 55 क्या कहता है। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि बता रखी है। अनुच्छेद 61 में क्या बता रखा है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग बता रखा है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि बता रखी है। और अनुच्छेद 365 के तहत बताया गया है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अगर विशेष स्थिति बनी तो। कौन सी स्थिति? आपकी विशेष स्थिति बनी तो। अब वो विशेष स्थिति आपको याद नहीं रखनी है। आपको तो बस इतना याद रखना है कि अनुच्छेद 365 के तहत 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत आपका राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। महात्मा गांधी मरीन
नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? केरल है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, अंडमान और निकोबार है। जल्दी आंसर बताओ। हाँ बिल्कुल, सॉरी भाई सॉरी, मैंने 365 बोल दिया था गलती में, वो 356 था, वो गलती में हो गया। 356 लिख रखा है हमने यहाँ पर साफ साफ, अनुच्छेद 356 के तहत। इसका आंसर बताओ, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? केरल में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, अंडमान और निकोबार में, किसमें है? डी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। अरे हाँ मुन्ना यार, बता दिया ना कि 356 है, यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये देख क्या लिख रखा है, अनुच्छेद 356 लिख रखा है, गलती से एक बार 365 बोल दिया तो क्या हो गया? अनुच्छेद 356 लिख रखा है, साफ साफ लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या बता रहे हैं? डी बता रहे हैं, अंडमान और निकोबार, और आपका अंडमान और निकोबार सही रहने वाला है। अंडमान और निकोबार में क्या है? महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क स्थित है। अब आप बताओ कि मुझे अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? अंडमान और निकोबार को, अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान आपका अलग भाग है, निकोबार आपका अलग भाग है, बीच में आपका 10 डिग्री चैनल है। अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान को निकोबार से अलग करता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहा जाता है? घर्षण, कंपन, आयाम या आवृत्ति? किसी वस्तु के इधर उधर होने वाली गति, ये गति देखो, यहां पर कोई वस्तु है या तो ये मान सकते हैं इधर उधर हो रही है ये, इस गति को क्या कहा जाता है? क्या ये भी मान सकते हैं इधर जा रही है वापस इधर आ रही है, इस गति को क्या कहा जाता है? ए लड़का पूछ रहा है क्लास कब से होती है? बेटा 8 बजे क्लास शुरू हो जाती है, 8 PM। 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकती है, वो भी मुश्किल से होती है। कंपन गति आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। घर्षण थोड़ी ना कहते हैं बेटा, कंपन कहा जाता है। कंपन क्या कहा जाता है? कंपन गति कहा जाता है इसे। या दोलन ऑप्शन देना तो दोलन भी लगा सकते हैं आप, कंपन गति या दोलन गति कहा जाता है। अब आप बताओगे सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? सेकंडी लोलक का आवर्तकाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है या सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकंड। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। कितना होता है? 2 सेकंड आपका सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है। घर्षण आंसर क्यों बता रहे हो आप? घर्षण किस हिसाब से होने लग गया? घर्षण मान लीजिए ये आपकी कोई रोड है पर आपकी गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी चल रही है, तो ये जो नीचे लग रहा है ना यहाँ पर, ये घर्षण है आपका। इसमें आगे पीछे कब से होने लग गया? ये घर्षण है। जब गाड़ी आगे चल रही है, आप आगे चल रहे हैं ना, तो ये घर्षण है। और दूसरी बात करें, अगर आपसे पूछा जाए आपने 5 किलोमीटर की गति से चलना शुरू किया, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आपने चलना शुरू किया, और मान लीजिए घर्षण 0 है, तो आप कितनी दूर जाकर रुकेंगे? तो आप रुकेंगे ही नहीं, अनंत दूरी पर जाएंगे, आप रुकेंगे नहीं, चलते ही रहेंगे बाद में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानीपत की द्वितीय लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? अब मैं आपको बता देता हूं, पानीपत का प्रथम युद्ध मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, आज फिर कवर करा दूंगा। तृतीय युद्ध मैंने पढ़ा दिया था, ये भी मैं आज आपको फिर से बता दूंगा। आज तीनों युद्ध आपको यहां पर बता दूंगा पानीपत के। आज के बाद में अगर पानीपत के युद्ध से क्वेश्चन आता है तो आपका गलत हो रहा है, तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
आंसर बताओ, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में हुई थी? राहुल कश्यप, राम राम भाई, सभी को राम राम। (1526) आंसर आ रहा है। अकबर और हेमू आंसर आ रहा है। सी आंसर आ रहा है। बिल्कुल आपका क्या आंसर रहने वाला है? इसका सी आंसर, अकबर और हेमू इसका सही आंसर रहने वाला है। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पानीपत के जो अपने तीनों युद्ध है के बारे में। अकबर और हेमू इसका आंसर रहेगा। पानीपत का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध की बात करें तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें बाबर विजयी रहा था और इब्राहिम लोदी हार गया था। और फिर बाबर ने क्या किया? मुगल वंश की स्थापना की थी। अब क्या आता है? द्वितीय युद्ध हुआ। द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। आपका हुआ था नवंबर 1556 में। कब हुआ था? नवंबर 1556 में द्वितीय युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच हुआ। अकबर और हेमू के बीच में हुआ, जिसमें अकबर विजयी रहा, हेमू हार गया। आया समझ में? अब रहा तृतीय युद्ध। यहां पर तृतीय युद्ध लिखते हैं। ये हुआ था आपका 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा और मराठा हार गए थे। क्या हुआ था? अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा था और मराठा हार गए थे। इसमें आया समझ में? पानीपत के तीनों युद्ध। तीनों युद्ध समझ में आ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर ये तीनों युद्ध समझ में आ गए तो आपका छठवां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहां किया गया है? हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहां किया गया है और किसने किया है? यह भी बता दो। किसने किया है और कहां पर किया गया है? जल्दी बताओ। पुणे महाराष्ट्र में किया गया, दिल्ली में किया गया, हिमाचल प्रदेश में किया गया, चंडीगढ़ में किया गया? संदीप चौधरी, लव यू गुरुदेव। जीवन कुमार जी, पीडीएफ में आंसर नहीं लगाएंगे, परसेंट भी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? अगर आंसर लगा करके दे दिए ना तो आप कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको। यह पीडीएफ आपको इसलिए मिल रही है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सको। क्लास लेकर के गए, कल क्लास शुरू होने से पहले आप उस पीडीएफ को देख सको कि कल कौन कौन से क्वेश्चन हुए थे। इसलिए पीडीएफ दी जाती है। एक 191 लड़के लाइव देख रहे हैं। सभी लड़के एक बार लाइक कर दो और एक बार शेयर कर दो भाई। इसका आंसर बताओ। पहली हाइड्रोजन आधारित आपकी बस है वो कहां चलाई गई थी? ये आंसर आ रहा है। ये आंसर आ रहा है आपका महाराष्ट्र पुणे में। कहां पर? महाराष्ट्र पुणे में। आपकी पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहां चलाई गई थी? तो महाराष्ट्र पुणे में चलाई गई। और किसने इसका शुभारंभ किया था? तो इसका शुभारंभ किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका शुभारंभ किया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है। आपको ये याद नहीं रखना, आपको तो बस ये याद रखना पुणे महाराष्ट्र से शुरू की गई थी। अगर ये याद रख सकते हो तो रख लेना। अब दूसरी बात करें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? राज्यपाल कौन है? मुख्यमंत्री आपके कौन हो गए? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल कौन हो गए? राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री हो गए एकनाथ शिंदे, राज्यपाल आपके भगत सिंह कोश्यारी हो गए आपके महाराष्ट्र के। आया समझ में? 216 लड़के देखे। ये ग्रुप डी में आया था 17 अगस्त को, बिल्कुल आया था। 100% आ रहे हैं क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, नर्मदा नदी के बारे में पूछा गया था। और डेली एक ना एक क्वेश्चन इसमें से 100% छपता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं 10 से 15 क्वेश्चन आपके इनमें से छप जाएंगे, अगर आपने पूरी क्लास से ले ली, पूरी क्लास से याद कर रखी है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? इसके साथ ही आप बता दो नई दिल्ली। बात करें हरिद्वार, सूरत, अहमदाबाद, कोलकाता, ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? जल्दी से आंसर बताओ। नई दिल्ली के किसके किनारे है? हरिद्वार किसके किनारे है? सूरत किसके किनारे? अहमदाबाद आपका किसके किनारे है? इसके अलावा बात करें कोलकाता किस नदी के किनारे? बी आंसर आ रहा है। बिल्कुल बी आंसर आ रहा है। बी आंसर आ रहा है। बी आंसर आपका सही रहने वाला है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन आपका शिप्रा नदी। किस नदी के तट पर है? उज्जैन आपका शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। किसके? शिप्रा नदी के तट पर आपका उज्जैन स्थित है। अब बात करते हैं इनके बारे में। नई दिल्ली आपकी यमुना के किनारे, नई दिल्ली यमुना के किनारे, हरिद्वार आपका गंगा के किनारे, और सूरत आपका तापी नदी के किनारे। दूसरी बात करें अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, और कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे। कोलकाता किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। आगे बात करें हम आपका दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली याद रखना यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? और हरिद्वार गंगा के किनारे, सूरत आपका तापी नदी के किनारे, अहमदाबाद साबरमती नदी हो गया, कोलकाता हुगली नदी हो गया, और आपका उज्जैन शिप्रा नदी हो गया। 8 जनवरी 2022 में जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां रखी गई है? प्रयागराज में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, मेरठ में, कहां रखी गई है? इसके साथ ही आप बताओ कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? डी आंसर आ रहा है पुणे महाराष्ट्र। मेरठ आंसर आ रहा है। बिल्कुल आपका मेरठ आंसर सही है। किस विश्वविद्यालय कहां पर की थी? तो आपकी मेरठ में इसकी यह रखी थी, आधारशिला रखी गई थी। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। खेल आपका दिवस है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरी बात करें मेजर ध्यानचंद का संबंध, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से? ये कमेंट करके आप आंसर बताओगे। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तब तक जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी?
जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? बी.आर. अम्बेडकर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने अपनी उपाधि वापस लौटा दी थी? ओकी से बिल्कुल, लगभग लड़के आपका ओकी आंसर बता रहे हैं। इसका बताओ आप मुझे। बिल्कुल, इसका आंसर आप क्या बता रहे हैं? जल्दी कमेंट में छाप दो, जल्दी छाप दो एक बार। बी आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, नो का बी आंसर आ रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद में। अब बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? ये डेट याद रखना, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था मेरे भाई। और बात करें तो उस समय अंग्रेजों का जनरल कौन था? कौन था? जनरल डायर था। जनरल कौन था उस समय? तो उस समय जनरल आपका अंग्रेजों का जनरल था आपका जनरल डायर। जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, जिसकी वजह से लगभग 1000 के आसपास आपके व्यक्ति मारे गए थे। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड को देख करके आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि अपनी वापस लौटा दी थी। नाइटहुड की उपाधि वापस किसने लौटाई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। अरे बेटा, भगत सिंह को किस आपका शहीद ए आजम, भगत सिंह की उपाधि क्या है? शहीद ए आजम भगत सिंह। देश रत्न किसकी है? देश रत्न आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। देश रत्न किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। इसके साथ ही सरदार किसकी है? सरदार या फिर लोहा पुरुष? लोहा पुरुष, ये तो पता हो कि लोहा पुरुष या सरदार किसकी है। जल्दी से चापो, ये उपाधि किसको दी गई थी? निम्नलिखित में से कॉपी का सबसे इसका आंसर चापो। निम्नलिखित में से कॉपी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है और सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? किस देश में आपका सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है कॉफी का? और दूसरी बात करें, कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? कॉफी के बागान क्या कहलाते हैं? इसके अलावा अगर बात करें तो चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो असम में होता है। किस राज्य में होता है? असम में होता है। इसके अलावा बात करें तो दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को कब जीआई टैग दिया गया था? 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था। ये याद रखना, जीआई टैग कल भी बताया था मैंने, जीआई टैग आपको भौगोलिक संकेतक। चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? असम में किया जाता है। कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है कॉफी का? तो ब्राजील हो गया।
चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन हो गया। इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर आप क्या छाप रहे हैं जल्दी से कमेंट में? कॉफी के बागानों को पंजेडा कहते हैं। असम में चाय होती है। 10 साल के लिए मिलता है, बिल्कुल आपका जीआई टैग है वो 10 साल के लिए दिया जाता है। इसका आंसर आप क्या बता रहे हैं? इसका आंसर लगभग लड़के कर्नाटक बता रहे हैं।